चलो देखिए, शांत रहो। कल हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, जैव विकास माने धीरे धीरे सरल संरचना वाले जीव का जटिल संरचना वाले जीव में क्रमिक विकास को ही, क्रमिक माने धीरे धीरे बहुत धीमी गति से होने वाले विकास को ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास। जैव विकास शब्द जो है ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर नामक विद्वान ने। और आपको ये भी बता दिए थे कि जो जैव विकास है यह सबसे पहले एक कोशिकीय जीव में हुआ ना, सबसे पहले जल में हुआ और एक कोशिकीय जीव में हुआ। और स्वपोषी ऐसे थे जो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। और उसमें से अगर पहला पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी जीव तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, उसी का नाम है, आप घबराना मत। ठीक। और इसी में आप लोगों को और भी कुछ बता दिए थे ना, इसमें और क्या क्या मिला था, कैसे कैसे पूरा कंप्लीट बता दिए थे अच्छे से। आज हम लोग हाँ, और ये भी बता दिए थे कि कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं, केपी कॉफ्जियस। केपी कॉफ्जियस का मतलब, के का मतलब किंगडम, पी का मतलब फाइलम, केपी कॉफ, सी का मतलब क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, केपी कॉफ, एफ का मतलब फैमिली, जी का मतलब जीनस और एस का मतलब स्पीशीज। ये 7 वर्गों में बांटने का काम किए थे। कौन? कार्ल लिनियस। इसके बाद आप लोगों को बताए थे समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी संरचना और आकृति, उत्पत्ति दोनों क्या हो? समान, और उनका कार्य भिन्न भिन्न। जैसे घोड़े का अगला पैर, अगले पैर में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल वो भी होता है। हम लोगों के हाथ में भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस हमारे पास भी है। लेकिन घोड़ा अगले पैर का दौड़ने के लिए उपयोग करता है और हम लोग अपने अगले हाथ का किसको? किसी चीज़ को उठाने के लिए, कोई काम करने के लिए, खाना खाने के लिए करते हैं। और चीता अपने अगले पैर का दौड़ने के लिए उपयोग करता है, स्पीड से दौड़ने के लिए। ठीक। तो ये सब आपने देख लिया था। इसके बाद आपने देखा था कि समवृत्त अंग या समरूप अंग, समवृत्त या समरूप, सम माने समान, रूप माने रूप, ऐसे अंग जिनकी संरचना और आकृति दोनों भिन्न भिन्न हो, असमान हो, लेकिन उनका कार्य समान हो। जैसे तितली का पंख काइटिन का बना होता है, उसमें हड्डियां नहीं पाई, जबकि चमगादड़ का पंख हड्डियों से बना होता है। ठीक। आप सोचो, वो भी उड़ने का काम कर रहा है। इन दोनों की संरचनाएं क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग, लेकिन ये भी दोनों उड़ने का, पक्षियां भी, और क्या कि हाँ, कीट, वही कीट माने कीट का पंख जो है, तो कीट के अंतर्गत तितली तो आ जाएगी ना भैया, वही है तितली। ठीक। तो ये भी क्या है? ये भी अब उड़ने के लिए उपयोग कर रहा है, वो भी उड़ने के लिए, लेकिन दोनों का पंख अलग अलग चीज़ का बना है ना, तो उनका संरचना भी अलग है। अब अगर तितली देखोगे तो तितली ये है, ठीक, यही पूंछ आप पकड़ लेते थे इसका। हाँ, तितली है भैया, तितली है ना, अंटीना निकाल दे रहे हैं, लो बस ये। और देखो, पक्षी का पंख अलग होगा, पक्षियों के पंख में क्या होगा? हड्डियाँ होगा, लेकिन इसके पंख में, ये तितली कौन सा, जो 4 पंख वाली होती है, जिसका पूंछ आप पकड़ते थे ऐसे करके ना, उड़ आगे पकड़, याद है? और फिर उस पर क्या, हम लोग छोटे थे तो बहुत हाँ, रस्सी बांध देते थे बेचारी को, बहुत परेशान। अब समझ में आता है कि हम लोग बहुत गलत काम किए हैं ना। उसको क्या करते थे? बांध देते थे, कभी कभी उसका पूंछ ही टूट जाता था बेचारी का, फिर वो मर जाती थी ना। लेकिन आज हम लोगों को उसी में मज़ा आ रहा था, छोटे थे तो, है कि नहीं? अरे लड़कियाई में लड़कियाई नहीं करोगे, औरत को बाल न हो, बर्दाहर न चले, और लड़का अगर लड़कियाई न करे तो कौने काम के? बिना बाल का औरत मुंडी के था लाया। तो ये 3 चीज़ें समझ लो। तो यही है कहने का सेंस कि तितली, ठीक, ये इसका पंख में, इसमें देखो हड्डी नहीं होती। अगर चमगादड़ कभी मरेगा, कोई पक्षी मरेगी, तो उसके पंख में देखोगी क्या रहेगी? मुर्गा कटता है कहीं, आपने देखा होगा, उसका डंक जो होता है उसमें हड्डी होगी, इसमें हड्डी नहीं होगी। ये काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये किसका बना होता है? हाँ, तो तितली का पंख किसका बना होता है? काइटिन का। इसमें हड्डी पाया जाता है? नहीं। तो लेकिन बताओ, ये मान लो तितली है
और यहीं एक चिड़िया हो मान लो, ऐसे करके कबूतर उबूतर कुछ भी बना दो ना, ये चोंच है। ठीक, ये मान लो किसी पक्षी का चोंच है, ये इसका आँख इधर है। अब सोचो इसमें भी कुछ न कुछ पंख होगा। ठीक, ये मान लो पंख है इसका। अब ये जो पंख है इसमें हड्डियाँ होंगी। संरचना और इसका उत्पत्ति दोनों डिफरेंट है। इसकी उत्पत्ति देखो, इसमें 4 है, इसमें 2 ही है ना। इसकी संरचना हड्डियों से बना है, यह हड्डियों से नहीं बना है, जबकि दोनों का कार्य समान। दोनों ये पंख अपने किसके लिए यूज करता है और ये अपना पंख, तो इन दोनों का कार्य क्या है? तो ऐसे अंग को हम कहते हैं समवृत्त अंग। क्लियर? ये कल बता दिए थे। और एक बताए थे अवशेषी अंग, ऐसे अंग जिनका उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, उन्हें हम फिर भी हम है हमारे पास, उसी को कहते हैं हम अवशेषी अंग। कुछ लोग कहते हैं कानी उंगली का कोई उपयोग नहीं है बहुत उपयोग ना। अगर आप सोचो भात सानना हो, चावल को सानना हो, और हाँ तो ऐसे सानोगे तो कैसा लगेगा? इससे सानते हो पूरा अजीब साना तो जाएगा, अजीब लगेगा ना। इस पूरे को आटा गूंथना हो तो पूरा मिलाते हो तब अच्छे से गूंथ पाते हो, तो इसका यूज है। ठीक, अपेंडिक्स का यूज नहीं है, तो अपेंडिक्स का यूज नहीं है तो इसीलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं। अपेंडिक्स माने क्षुद्रांत, जो अंतिम में पाया जाता है, जो साग सब्जियों को, हम लोग कहाँ ज़्यादा साग सब्जी खाते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, मोलर लास्ट मोलर, विजडम टीथ जिसे कहते हैं, उसका भी कोई उपयोग नहीं है। हमारे कर्ण पल्लव का कोई उपयोग नहीं, इसी को कहते हैं अवशेषी अंग। ऐसे अंग जो मानव में विद्यमान हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को कहते हैं अवशेषी अंग। इन्हीं सब पर टिप्पणी लिखा, इन्हीं सब के विषय में बताने का काम किए हैं 2 वैज्ञानिक, एक लैमार्क और एक डार्विन। डार्विन याद करो आपको, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति का सिलेक्शन करने का तरीका ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ना, आपको बता दिए थे जब मेंडल को पढ़ा रहे थे, तो कहे थे अगर मेंडल की कहानी को डार्विन पढ़ लिए होते तो शायद हम लोग मेंडल ना पढ़ते बल्कि डार्विन ही पढ़ते, क्योंकि डार्विन उस समय के सबसे योग्य विद्वान थे, योग्य वैज्ञानिक माने जाते थे। सोचो, याद करो, ये 7 साल तो अध्ययन किए, लेकिन इनको उपलब्धि इनके मरने के बाद 13 साल बाद इनको मिला ना। 13 साल बाद इनको मिला कि ये कुछ काम किए हैं। मेंडल ने जो काम किया था 7 साल तक तो काम किया, और इनको माने कब सम्मानित किया गया? 13 साल बाद। ये 13 साल पहले ही कर दिया गया होता अगर कौन नहीं होता? डार्विन, क्योंकि किसी का निगाह उनके ऊपर गया ही नहीं। जैसे सोचो, 2 प्लेयर कोई अच्छा खेलने वाला हो, अगर एक बेहतरीन खेलने वाला है और एक नया आया है, नया वाला प्लेयर कितना भी अच्छा हो, लेकिन सबका दिमाग किसके ऊपर रहता है? पुराने, क्योंकि उसके ऊपर सबका दिमाग बना हुआ है। बिल्कुल सेम यही हुआ किसके साथ? डार्विन के ऊपर सबका दिमाग बना था, इसीलिए कोई मेंडल पे ध्यान नहीं दिया। और अगर डार्विन थोड़ा बहुत भी इनकी किताब को पढ़ लिया होता तो समझ लो फिर हम लोग मेंडल ना पढ़ के बल्कि क्या पढ़ते? डार्विन। तो आज हम लोग को मेंडल के विषय में पढ़ लेना है, और किसके विषय में? डार्विन और लैमार्क और डार्विन। तो पहला है लैमार्कवाद। ये लैमार्कवाद, लैमार्क कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया, जैव विकास ही पढ़ रहे हो तो जैव विकास के बारे में एक पुस्तक प्रस्तुत किया, जिसका क्या नाम था? फिलॉसफी जूलॉजिका यही आता है, घबराओ मत आप, जूलॉजिका यही आता है प्रश्न, ये नहीं पूछता। फिलोसफिक जूलॉजिका, ठीक, हाँ, फिलोसफिक जूलॉजिका अंग्रेजी में ही ज़्यादा अच्छे से मिलेगा आपको। तो इनकी पुस्तक में इन्होंने 2 अवधारणाएं प्रस्तुत की है। अब ध्यान से सुनना। लैमार्क विद्वान कहाँ के थे? फ्रांस के। इन्होंने अपनी किताब लिखी जैव विकास के बारे में,
और 1809 में ही लिखा। उस किताब का क्या नाम था? फिलोसफिक जूलॉजी का। इस किताब में इन्होंने अपना 2 अवधारणा दिया। कितने अवधारणाओं को? 2। इनकी 2 अवधारणाएं थी। अवधारणाएं कितनी अवधारणाएं प्रस्तुत किए भैया? 2। ये 2 अवधारणा क्या क्या प्रस्तुत किए? पहला, हाँ, अंगों का उपयोग और और वह अनुपयोग। इन्होंने कहा भैया, हम लिखेंगे नहीं पूरा कहानी, थोड़ा बहुत यहाँ लिख देंगे हल्का हल्का। इन्होंने कहा जिस अंग का हम उपयोग करेंगे वह अगली पीढ़ी में विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करेंगे वह अगली पीढ़ी में विकसित नहीं होगा ना। तो ये कहा, और क्या उदाहरण दिया? कहा कि जो जिराफ थे, जिराफ क्या कर रहे थे कि नीचे, माने जैसे जिराफ को बात छोड़ो, पहले ये देखो कि जैसे सांप थे, सांप जंगल में जा रहे थे, और जब जंगल में सांप जाते थे ना तो उनके पास पैर था। सांपों के पास क्या था? और सांप पैर, माने जंगल में जाते समय झाड़ियों में इनका पैर क्या होता था? फंस जाता था, और कोई भी जानवर इनको आसानी से मार लेता था, क्योंकि ये सांप जो थे पहले ही कैसे चलते थे? रेंग रेंग कर चलते थे। तो रेंग रेंग कर चलने की वजह से इनको पैर बड़ा कष्ट देता था, और पैर का उपयोग नहीं करते थे। तो जब पैर का उपयोग नहीं करते थे तो धीरे धीरे करके इनके पैर क्या हो गए? विलुप्त हो गए, गायब हो गए। ये इन्होंने कहा कि धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, क्रम दर क्रम हुआ, और क्रमिक विकास के दौरान इनका क्या गायब हो गया? जैसे मानव में हम लोगों को, आप लोग जानते भी होंगे मानव वाला भी कहानी, कि मानव में भी पूंछ था। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास होते होते इनका पूंछ का उपयोग कम हुआ, और इनके पूंछ क्या हो गए? गायब हो गए धीरे धीरे। ये किसने कट नहीं गया? गायब हो गया। तो ये किसने दिया? मेंडल ने। तो जैसे मानव में पूंछ, सांपों के पैर, तो सांप के पैर, तो सांप के पैर ना, और जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन। अब इसकी भी कहानी सुन लो, जिराफ की गर्दन। इन्होंने कहा कि जो जिराफ थे ये पहले एकदम घोड़े की तरह थे, जैसे घोड़ा होता है छोटा सा ना। ये क्या कि माने लंबाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन गर्दन इनका जैसे घोड़े का। ये क्या कि ये रेगिस्तान वाले स्थान पे थे, और नीचे घास फूस मिल जाता था खाने को, ये नीचे खाते रहते थे। धीरे धीरे नीचे वाले घास फूस ख़त्म हो गए, अब ये टहनियों को काटना चालू किए। तो जो टहनी नज़दीक था उनको भी काट दिए। अब जब काट लिए तो अब बचा नहीं, न तो नीचे कुछ बचा, और न ही जितने ऊंचाई पर उनका गर्दन था उतने ऊंचाई कुछ बचा। तो इन्होंने क्या किया? जिराफ जो थे अपने गर्दन को क्या करना चालू किए? उठाना। खाने के लिए पत्तियों को धीरे धीरे क्या करना चालू किए? अपने गर्दन को उठा के खाना चालू किए। देखा कि धीरे धीरे इनके गर्दनों का क्या हो गया? विकास। तो अंगों का उपयोग ये है। ये किसके लिए है? उपयोग। तो जिस अंग का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करेंगे वो क्या होगा? विलुप्त। ये अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग और प्रयोग अगर कोई पूछेगा समझ लोगे ना, माने प्रयोग करते करते बढ़ गया, और अनुप्रयोग मतलब क्या? घट गया। अनुप्रयोग माने उसका उपयोग नहीं किए, और जिस वजह से वो क्या हो गया? धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और इसका उपयोग इन्होंने किया जिस वजह से इनका गर्दन बढ़ा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनका अपवाद हो गया। जैसे हम लोग भी अपवाद निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा आज के समय में किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? ब्रेन का। तो यानी हम लोगों का ब्रेन इतना होना चाहिए कोहड़ा की तरह, दिमाग कितना हो जाना चाहिए? कोहड़े की तरह, है कि नहीं? तो गड़बड़ है। तो धीरे धीरे ये कहानी इनकी पहली थी। दूसरा इन्होंने क्या किया? उपार्जित अंगों का, देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वंशागति और उपार्जित लक्षणों की वंशागति में यही दोनों दिया होगा। सांप के पैर देख लो और जिराफ की गर्दन देख लो वहाँ ना, यही दिया होगा। सांप वाला दिया होगा कहानी, और किसका?
देखो दिया होगा भैया, सांप और जिराफ, नहीं मिला? हाँ, जो कलाकार है तुझसे समझे ना, तो सांप और जिराफ यही। अब ये तो दिए थे, वहाँ उपयोग अनुपयोग बता दिए, मतलब वहाँ यही था। अब नीचे देखो इसका क्या है। अब इसी को टारगेट बना दिया वैज्ञानिकों ने। सुमरन था, बिजमैन थे, कई वैज्ञानिक हैं। देखो वहाँ सुमरन दिया होगा, बिजमैन दिया होगा, इस तरफ होगा, देख भी नहीं पा रहे, इस तरफ सीधा दिखा होगा। एक से एक बेवकूफ़ हैं, किताब लेके बैठे हैं फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ोगे तुम लोग, घर पे 1 मिनट पढ़ना नहीं है, आके यहाँ बैठ गए, हो गया। ठीक, समझो पहले उपार्जित लक्षण माने, उपार्जित माने पहले नहीं था, बाद में अर्जित किया गया। उपार्जित पहले मौजूद नहीं था, बाद में उसको प्राप्त किया गया। इन्होंने कहा वातावरण के प्रभाव की वजह से, वातावरण की परिस्थितियों की वजह से कुछ अंग हम लोगों में बाद में भी विकसित हो जाते हैं। जैसे ये जब गर्दन उठाना चालू किया तो गर्दन उठाते उठाते इसके गर्दन क्या हो गए, विकसित हो गए। तो इस तरह से कई विद्वान ने इनका क्या किया, खंडन किया। इनकी अवधारणाओं को, कई विद्वानों ने इनकी अवधारणा को क्या कर दिया, फेल कर दिया। और इसी को कहते हैं आलोचना। आलोचना देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आलोचना, आलोचना, समालोचना और बुराई, तीनों में बहुत अंतर है। हिंदी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आलोचना करना माने उनकी बुराई नहीं करना, आलोचना करना माने उनकी कमियों को प्रदर्शित करना, उनकी क्या क्या कमियां रह गई। आलोचना कहते नहीं कि आलोचना कर रहे हैं, आलोचना और बुराई में बहुत बड़ा अंतर है। आगे हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। तो इनकी आलोचना की है कई विद्वान ने। कहा भैया कि मान लो औरत जो है, कोई भी लड़की जो है, वह हमेशा कान छिदवा लेती है। वो कान छिदाती है कई बार कान को क्या करती है, छेद ना। तो इस हिसाब से उसका जो लड़का है, कान इस छेद का उपयोग बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब उसको जो बच्चा पैदा होना चाहिए उसका कान क्या होना चाहिए, छेदान पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिराफ जो ये था, जिराफ था, जिराफ का बाद में जो बच्चा पैदा हुआ उसका गर्दन पहले से ही ऑटोमेटिक क्या था, लंबा था। क्योंकि जिराफ बार बार अपने गर्दन का उपयोग कर रहा था, जिस वजह से उसका गर्दन लंबा हो गया और बाद में वही गुण उसके बच्चे में आ गया। जब बच्चे में आ गया तो जिराफ का गर्दन क्या होने लगा, ऊंचा। तो इस हिसाब से जो महिला अपना कान, देखो ऐसा भारत में कोई रहे जो कान न छेदाए, तो कान छेदाते हैं तो इसका मतलब उनका जो बच्चा होना चाहिए वो कान छेदा हुआ पैदा होना चाहिए। तो इनके ये आलोचना किए, पहला आलोचना में ये फेल हो गए। दूसरा ये कहा गया कि पहलवान का लड़का जो पहलवानी करता है वो बार बार करता है, तो उसका बच्चा जो पैदा होना चाहिए वो पहले से ही क्या होना चाहिए, पहलवान। इस हिसाब से डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही होना चाहिए। तो इनके कई आलोचक आए और इनके नियमों को क्या कर दिए, फेल। इसी दौरान एक आया जिसका नाम था बिजमैन। बिजमैन, बिजमैन, बिजमैन। इसने क्या किया भैया, चूहा लिया, चूहा, और इसके चूहे के पूंछ को बार बार 21 पीढ़ी तक काटा, लगातार 10-12 साल काम किया। मैं चूहा को लेता था, बस चूहा लिखे तो हैं, सही तो है। बार बार इसके पूंछ को काट दिया, इसके पूंछ को बार बार काटा ना, इसके पूंछ को काट देता था, रखता था, फिर पूंछ को काटता था, रखता था ना। सफ़ेद चूहा, वाइट कलर का चूहा था, सफ़ेद चूहा, बार बार पूंछ को काट काट के कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन किया। लगभग 21 पीढ़ी, कितने पीढ़ी का, लगभग 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी का अध्ययन किया और देखा कि इसके बच्चे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हुआ जिसका पूंछ न हो, सबके पास पूंछ थे। ठीक, यानी जितने भी चूहे हुए 21 पीढ़ी के 21 वाले, सबके पास पूंछ मौजूद था। हाँ पूंछ, हाँ अरे पूंछ लिख लो, पूंछ मौजूद था। ठीक, 21 के 21 पीढ़ी के पास पूंछ मौजूद था। तो इनका नियम ये भी किसने फेल किया, बिजमैन। लेकिन बाद में इसने दिमाग लगाया कि चूहों को क्या किया कि कहीं न कहीं चारा रख दिया,
और उस चारा को छोड़ दिया। और जब बार बार चूहे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लगातार उसको खोजना चालू किए, तो देखा कि पहली पीढ़ी जब गई खोजने तो उतना आसानी से माने खाद्य सामग्री को खोज नहीं पाया। दूसरा पीढ़ी जब गया तो थोड़ा कम गलती करके पहुंच गया जहां खाने वाला सामान था। तीसरा और कम गलती किया, पहुंच गया डायरेक्ट। जैसे हम लोग ही कभी कहीं जाओ और न्योता खाई चला जाओ, पता न रहे तो घूमत घामत जाता है। तो अगर पहली बार इसी तरीके से इसके बच्चे को तो पता नहीं, लेकिन इसका बच्चा अंतिम पीढ़ी तक जब देखा गया ना, तो इसके बच्चे बिना गलती किए खाना वाले स्थान पे पहुंच जा रहे थे। तो इनके समर्थक भी हुए। समर्थक में आए एक सुमिरन करके, देखो वहाँ दिया होगा सुमरन, हाँ 1910 में इनका समर्थन किए ये। ठीक, एक सुमिरन इनका समर्थक किए। 3 वैज्ञानिक हैं। दूसरे कैमरन, और एक और हैं 1940 मैकडूगल। अरे छोड़ो मैकडूगल, ये हाँ 1938। अरे टाइम मत देखो। ये तीनों वैज्ञानिक इनके समर्थन में थे। ठीक, ये भी सुमिरन भी, कैमरन भी और मैकडूगल भी। अच्छा 24 लिख दी। अरे डेट नहीं पूछता भैया, डेट इतना नहीं आप याद रखो। ठीक, इसको उतारो, तब इनके विषय में बता के हम लोग पढ़ते हैं डार्विन। देख बिजमैन ने इनका कैसे सपोर्ट किया, अगर ये पूछ ले तो आप बताएंगे कि ये सुमिरन ने इनका सपोर्ट कैसे किया। तो उन्होंने सफ़ेद कलर का चूहा लिया और इसको अलग अलग तापमान पर रखा। जब अलग अलग तापमान पर रखा ना, तो देखा कि जो चूहे हो रहे हैं अगली पीढ़ी वाले, इनके कान और पूंछ लंबे हो जा रहे हैं। ये अगर इसके पहले ही बता दिए हैं वातावरण का प्रभाव ना। जब वातावरण का प्रभाव आप मेंडल पढ़े थे, शायद अगर मेंडल को पढ़ लिया गया होता तो न तो इनको पढ़ा जाता और न ही डार्विन को। ठीक, लेकिन उस समय में ये सब योग्य विद्वान थे, जिस वजह से इनको पढ़ना आवश्यक था। उस समय वो दबे रह गए क्योंकि वो सामान्य परिवार से थे। सामान्य परिवार के साथ साथ वे कोई विद्वान थे नहीं। वे कहाँ, केवल चर्च में पादरी थे और वहीं पर अपना अध्ययन कर रहे थे, और ये लोग हाईलाइटेड थे। इस वजह से इन लोगों को पढ़ा गया। सुमिरन ने कहा कि सफ़ेद कलर के चूहों को जब हमने तापमान पर अलग, थोड़ा ज़्यादा तापमान पर रखा, तो इनके जो पूंछ थे और इनके कान लंबे हो गए। दूसरा मैकडूगल आए, मैकडूगल के विषय में बता ही दिए। इन्होंने चूहे को कई पीढ़ियों तक खाना वाले स्थान पे जाने के लिए छोड़ा, तो देखा कि जो अगली पीढ़ी वाले जो भी आ रहे थे, जितनी गलती पहला पीढ़ी वाला कर रहा था उससे कम गलती दूसरा पीढ़ी, और धीरे धीरे जो चूहे थे खाना का तलाश एकदम आसानी से कर ले रहे थे बिना गलती किए। तो ये इससे भी इन्होंने भी इनका क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। ये थे कौन, लैमार्क। अब अगले वैज्ञानिक हैं डार्विन। ठीक, अगला देख लीजिए कौन है, डार्विन। एक याद करके रखना भैया, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस। जनसंख्या, हर बार जनगणना होता है हर 11 साल पे। 11 साल पे जनगणना होता है। 21 में होना, 11-10 हर 10वें साल जनगणना होता है, तो 21 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुआ। ठीक, तो अब माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। जनसंख्या सिद्धांत किसने, माल्थस। अब ये देखिए अगले वैज्ञानिक हैं डार्विन। तो डार्विनवाद, हाँ चार्ल्स डार्विनवाद। डार्विन एक अंग्रेज प्रकृतिवाद तथा अंग्रेज विद्वान थे, प्रकृतिवादी। और कैसे, कौन विद्वान थे, अंग्रेज। ठीक, इन्होंने किसका सिद्धांत पढ़ा था, माल्थस का। माल्थस जिन्होंने क्या दिया था, जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत माल्थस ने प्रस्तुत किया था।
इन्हीं की जनसंख्या सिद्धांत पर, हाँ, इन्हीं के जनसंख्या सिद्धांत पर कौन काम किए? डार्विन। डार्विन ने देखा, इन्होंने अपना कई थियरी दिया, कई अवधारणा दिया, कि कहा कि भैया जो इनकी अवधारणाएं क्या क्या थी, देख लो अवधारणा। इनकी 5 या 6 अवधारणाएं हैं। जी हाँ, 6 अवधारणा है, जिसमें 5 महत्वपूर्ण है। पहला अवधारणा क्या है भैया? हाँ, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ये इन्होंने कहा कि जो जीव हैं ये संतान को उत्पन्न करने में इनके पास प्रचुर क्षमता है। ठीक, इस हिसाब से इन्होंने 2 उदाहरण भी दिया। एक मादा स्कैरिस का उदाहरण दिया, मादा स्कैरिस, और एक सीप का। सीप अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख अंडे देता है, और मादा स्कैरिस जो है यह 2.5 करोड़। मादा स्कैरिस ये अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ क्या देती है? अंडे। तो कहा कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि संतान जितने भी उत्पन्न होंगे उनमें आपस में क्या होगा? जीवन का संघर्ष। तो क्या होगा दूसरा? इन्होंने दूसरा दिया, हाँ, दूसरा उदाहरण यही दिया कि पैदा तो होंगे, ऐसे कुत्ते के, अभी देखो कुत्ते का अभी बच्चा पैदा होगा तो कई बच्चे पैदा होंगे, और उसमें से बचेंगे केवल 1-2 पिलवा या पिलई ना, पिलई ज़्यादा बच जाएगी। तो यही अब सोचो ये भी है ना। तो जीवों में माने उत्पन्न तो किए कई, लेकिन बचे कितने? बहुत कम। तो यहाँ कहते हैं जीवन संघर्ष नहीं, यही जीवन संघर्ष ही हेडिंग, जीवन संघर्ष। अब जीवन संघर्ष में 3 प्रकार का संघर्ष। हाँ, एक का है अंतरजाति, अंतःजाति माने एक ही जाति, अंतःजाति माने एक जाति। एक जातियों के बीच जो संघर्ष होता है उसे हम कहते हैं अंतःजाति। जैसे अभी देखो कुत्ते का समय था, खूब कुत्ते लड़ रहे थे, ये अंतःजाति संघर्ष। और सबसे खतरनाक संघर्ष होता है अंतःजाति संघर्ष। जैसे आप अगर संघर्ष करो और कुत्ते को मारो, मानव और कुत्ते में संघर्ष हो तो कुत्ते को आप मारो तो अंतर्जाति संघर्ष है, इसमें कुत्ते को आप मार लोगे। लेकिन 2 कुत्ते अगर समान हाइट के हों, समान ताकतवर हों, तो इनमें जो संघर्ष होगा बड़ा खतरनाक होगा। तो अंतःजाति ज़्यादा भयानक होता है, अंतःजाति संघर्ष। और ये शुरू में था, शुरू में जो ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा वो बचा होगा, और जो कम शक्तिशाली रहा होगा मर गया होगा, संघर्ष नहीं कर पाया, इस वजह से वो क्या हो गया? मर गया। दूसरा अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजाति संघर्ष। ये अंतरजातीय संघर्ष क्या है? जैसे भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न जीव, अब भिन्न भिन्न जीव जैसे देखो भिन्न भिन्न, अब आप देखो ध्यान समझना, अगर किसी मेढक को आप देखो, मेढक को देखो तो मेढक किसी कीट को पाएगा तो उसको क्या करेगा? खा जाएगा। और मेढक को अगर सांप पा गया, सांप खाया, और सांप को अगर पा गया मोर तो उसको खा जाएगा ना। और मोर को अगर मोर को और अगर कोई पा गया तो वो खा जाएगा। और दूसरी जगह देखो, जैसे मान लो मानव है, शेर पा गया मानव को खा जाएगा ना। मानव पहले शुरू से देखो, सबसे पहले सब्जी को पाया, साग सब्जी को खा गई बकरी को खा गया मानव को खा गया शेर। तो अंतरजातीय संघर्ष चल रहा है कि नहीं? अंतःजाति। तो अंतरजातीय संघर्ष इसे कहते हैं। एक संघर्ष और होता है वातावरणीय संघर्ष। ये वातावरणीय संघर्ष क्या है भैया? ध्यान से सुनना। जैसे सोचो हम लोग अगर वातावरण में ढल नहीं पाए, मान लो हम लोगों को अभी इसी समय भेज दिया जाए कहाँ? रूस, तो इस ठंड से हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का शरीर उतना वातावरण में कभी झेला नहीं है। दूसरी बात,
सोचो क्या जो जहाँ बर्फ है वहाँ क्या बिना बाल वाले जीव नहीं पैदा हुए होंगे? हुए होंगे, लेकिन क्या हो गए होंगे? मर गए होंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण का सामना नहीं कर पाए और वो मर गए। वातावरण का सामना नहीं करने की वजह से मर गए। वातावरण बहुत इफेक्ट डालता है। याद करो, उल्का पिंड पहले एक था जिसको डायनासोर आप कहते थे। डायनासोर, उल्का पिंड जब गिरा उसके ऊपर तो और आदमी जैसे जो छोटे जीव थे वो तो कहीं लेट गए, उनको कम चोट आया, लेकिन जो बड़ा था 2 तल्ले के बराबर उसके ऊपर उल्का पिंड गिरेगा तो पूरा देहिए जाड़ दे, तो ऐसी स्थिति में बचेगा नहीं। तो वातावरण के खिलाफ वो संघर्ष नहीं कर पाया, जिस वजह से वो क्या हो गया? मर गया। तो यानी वातावरण का संघर्ष भी जरूरी है। जो संघर्ष के खिलाफ जी लेगा वो जीवित रहेगा और जो संघर्ष नहीं कर पाएगा मर जाएगा। ठीक, अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही नियम इनका इम्पोर्टेंट है। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता उत्तरजीविता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप बने रहेंगे। जैसे सुनो, कोरोना के समय जब कोरोना आया तो सब टीचर जो थे ऑनलाइन आ गए। जिसके अंदर योग्यता थी वो ऑनलाइन चला, और जिसकी बड़ी से बड़ी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग चल रही थी ऑफलाइन, लेकिन उसके अंदर योग्यता कम था, या योग्यता था भी तो पढ़ाने की शैली नहीं थी, उतना अच्छे से नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाया और वह ऑनलाइन में चल नहीं पाया। ऑनलाइन में नहीं चला, ख़त्म हो गया वो कहानी। जैसे आप फिजिक्स वाले को देखते होंगे, ऑनलाइन आने की वजह से इतना फेमस हो गया अलग सर, है कि नहीं? क्यों फेमस हो गए? क्योंकि योग्यतम की उत्तरजीविता। चाहे जो आप ही देखो, 2-3 कुत्ते के बच्चे होंगे पिल्ले अभी, और जो पिल्ला थोड़ा सा मोटा रहेगा तो योग्यता माने प्रकृति के हिसाब से वो योग्यता है, वो चयन योग्य है, इसलिए वो जीवित रहा। और जो उस सर्वाइवल में योग्य नहीं था, यानी योग्यता उसके अंदर नहीं थी, वो नहीं चल पाया। योग्यतम की उत्तरजीविता यही कहती है। समझ गए क्या मतलब है? योग्यतम की उत्तरजीविता माने जो ठीक ठाक है। जैसे जंगल में एक शेर हो और एक बकरी हो, तो किसके जीने का चांस ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि बकरी को मार के खा जाए। तो योग्यतम का उत्तरजीविता किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट? यानी शेर यहाँ जीवित रहेगा। दूसरा, एक बकरी हो और मानव हो और शेर हो, अब दोनों योग्यतम की उत्तरजीविता नहीं रह गया, न तो मानव जीव पाएगा और न ही बकरी ना। अब इसी जगह दोनों ले लो, हाथी आ जाए और शेर आ जाए, अब दोनों पावरफुल हैं। अब यहाँ दोनों में युद्ध होगा, हो सकता है शेर घायल हो जाए, हो सकता है हाथी घायल हो जाए। ठीक, अब जो भी होगा, लेकिन आप समझो बस, समझ गए? ये है योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला है चौथा, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। कुछ चीज़ों को प्रकृति भी अपने हिसाब से चयन करती है, कुछ चीज़ों को प्रकृति। सोचो, प्राकृतिक चयन को ऐसे समझो, जो भी सांड या जो भी बैल कहाँ पैदा होंगे? जो भी जंगल में पैदा होंगे, या फिर जो भी मान लो पर्वतों पे, तो उनके पर्वत पे पैदा होने वाले बैलों के ऊपर क्या होगा? बाल। अरे सींग का क्या ज़रूरत है गधा? पर्वत पे सींग उखाड़ेंगे? तो जो पर्वत पे पैदा होंगे उनके पास क्या होगा? लंबा बाल होगा ना। तो और दूसरी बात, जो भेड़ होंगे, ज़्यादातर शीत वाले जगह पे भेड़, बाल वाले भेड़ मिलेंगे। कैसे? बाल भेड़। क्यों ऐसा हो रहा है? इसको कौन चयन कर रहा है? प्रकृति। अगर प्रकृति उनको बाल और माने बाल न दे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो प्रकृति भी अपने हिसाब से कुछ चीज़ों का चयन करता है। तो प्रकृति अपने हिसाब से चयन करता है। जैसे मछली को चयन किया प्रकृति, अगर मछली को आपने पानी से बाहर निकाला, क्या हो जाए? मर जाएगी। यानी प्रकृति ने उसको उस तरीके से ढाला है कि वो केवल पानी में ही रह सकती है। ठीक, इसके बाद अगला होगा पांचवा, नई जाति में, नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति। देखो,
ये भी अलग अलग देखते होंगे आप लोग, धीरे 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 करके कोई न कोई विकास हुआ है। नया नया जीव आपको बता दिए हैं ये, कि इस तरफ ये नहर था, याद है, जंगल था, जंगल के इस तरफ हरे रंग का क्या था, कोई भी हरे रंग का कीट था, और ये यहाँ पे कई सालों तक रहे। कोई कीट यहाँ पत्ता गिरा या फिर किसी भी तरीके से इस तरफ से इस तरफ आ गया, और उसमें वातावरण का क्या हुआ, बदलाव हुआ, और जिस वजह से ये हरे रंग का जो था ये लाल रंग में बदल गया। किस रंग का, रेड कलर का। तो यानी इसमें कुछ क्या हो गया, नई जातियों का, जाति तो वही है लेकिन उनमें म्यूटेशन हुआ और नई जाति की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से भी नई जातियों का उत्पत्ति होता है। किसने कहा, हाँ डार्विन ने। एक और है, अच्छा नहीं दिया, अरे वंशागति का छोड़ जाने दो, बस इतना ही। इसमें नई जातियों की उत्पत्ति, ये ठीक से याद करना। बहुत सारी नई जातियाँ क्या बार बार आपको देखने को मिल जाती हैं। कई जातियों को ऐसे आप देखते होंगे जो देखने को अजीब मिलेंगे। ये मत समझना इसी में है, केवल जीव में। आम भी क्या है, लैंगिक जनन करता है, तो लैंगिक जनन कर रहा है, इसमें भी बदलाव कुछ देखने को मिलेगा। तो आप देखते होंगे लंगड़ा, हापुस न, ये आम दशहरी न, कलमी के अंतर्गत ही आएंगे न। हाँ, और लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया न, हापुस हो गया न। हापुस को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र का आम है अल्फांसो, उसे जीआई टैग 1200 रुपये का पेटी आता है, 12 आम रहेगा 1200 का न, बहुत लेकिन बहुत अच्छा आता है। ठीक, ये हो गया। तो यानी ये इसमें भी बदलाव आया। तो ये था डार्विनवाद, लैमार्कवाद। आज आपका चैप्टर हुआ फिनिश। कल से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश की शुरुआत करेंगे कल। हाँ